So, hello everyone. This is Sara Munir, and you're watching Bharat Gazette. And today we have with us Dr. Shahid Malik, who's a counselor, a doctor, and a hijama expert. So, before we jump to the questions, I will introduce my audience with what alternative medicine is. Alternative medicine is a practice that aims to achieve healing without medicines. So, there's a list of alternative therapies available, and hijama is one of them, and actually, it's the most popular one. So, let us know something more about it by the expert himself. So, good afternoon, sir, and welcome to the show. Good. Good afternoon. Well, let's just jump right to the questions then, sir. Yes. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, मतलब बहुत क्यूरियोसिटी है इस चीज को लेके कि हिजामा एक एंशियंट होलिस्टिक ट्रीटमेंट मेथड है, सो प्लीज इलैबोरेट व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज इट. देखिए हिजामा एक जैसा आपने कहा अभी, हिजामा एक मोस्ट पॉपुलर ट्रीटमेंट बनता जा रहा है पूरी दुनिया में, और वर्ल्ड ओवर इसको बहुत ही एक्सेप्टेंस मिल रहा है। और इसकी कुछ बेसिक बातें हमको जानना ज़रूरी है। एक तो ये कि ये ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम मेडिसिन के जो 4 तरीके इलाज हैं, उसमें जो सबसे पहला इलाज है यूनानी में, वो ये है कि जो यूनानी सिस्टम मेडिसिन जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर में आता है, वो है 4 सिस्टम में से 4 तरीके इलाज में से एक इलाज बिल ग़िज़ा, यानी कि डाइट से ट्रीटमेंट किया जाता है इसमें, उसको कहते हैं डाइटोथेरेपी। दूसरा तरीका है इलाज का, इलाज भी तदबीर। तो इलाज भी तदबीर एक रेजिमिनल थेरेपी का उसको कहा जाता है। उसमें रेजिमिनल थेरेपी एक जो बहुत सारे रेजिमिनल थेरेपीज़ हैं, उसमें हिजामा भी एक ट्रीटमेंट है। और तीसरा है इलाज बिल दवा, दवा से इलाज। और चौथा है इलाज बिल यद, यानी कि सर्जरी से इलाज, जब आप सर्जरी करना हो आपको। ये 4 तरीके के इलाज हैं। इसमें से इलाज बिल तदबीर जो है, जिसको हम रेजिमिनल थेरेपीज़ कहते हैं, उसमें बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, तकरीबन 56 के करीब हैं। उस 56 में से हिजामा भी एक ट्रीटमेंट है। इस हिजामा जब से सिस्टम मेडिसिन बना है दुनिया में, जब से इलाज होने लगा है, जब पहली बार ट्रीटमेंट शुरू हुआ दुनिया के अंदर, जब उसको रिकॉर्ड किया गया किताबों में, तो सबसे पहला एक डॉक्यूमेंट मिलता है मेडिकल साइंस का, एब्रस पपायरस। उसमें हिजामा का जिक्र है, हिजामा के बारे में उसमें मेंशन है। उसके बाद जो सबसे पहला जो जिसने रिकॉर्ड किया चीज़ों को, जिसने चीज़ों को डेवलप किया, वह है हिप्पोक्रेट, जिसको हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। उन्होंने भी अपनी किताब में हिजामा का जिक्र किया है, अपनी बुक में उन्होंने इसको जिक्र किया है, इसके बारे में लिखा है। उसके बाद जितने भी लोग आते रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी एरिया हो दुनिया का, कोई भी सभ्यता हो, कोई भी इलाका हो, चाहे वो चाइनीज़ मेडिसिन हो, चाहे वो इजिप्ट की मेडिसिन हो, चाहे बेबीलोनियन जो वहाँ पर सभ्यता थी, वो तमाम चीज़ों को आप देखेंगे तो वर्ल्ड ओवर हर कोने में जब से दुनिया बनी है तब से ये इलाज होता रहा है। उसके बाद सिलसिलेवार इसमें तरक्की होती गई, ये आगे बढ़ता गया। उसी तरह से चाहे वो जालिनूस हों, चाहे इब्न सीना हो, चाहे राजी हों, चाहे जो भी जितने लोग बाद में आते रहे हैं, और जिन जिन सिस्टम मेडिसिन में, जैसे चाइनीज़ का मैंने हवाला आपको दिया, या दूसरी जो सिस्टम मेडिसिन है उनका हवाला आपको दिया, और चाहे ये रथमोक्षा के नाम से हो, अलाबू थेरेपी के नाम से हो, या आप अगर उधर चले जाएंगे आप इंडोनेशिया मलेशिया, वहाँ बेकम के नाम से हो, अलग अलग नामों से ये ज़रूर इसका नाम अलग अलग रहे हैं, लेकिन थेरेपी एक ही है, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके की थेरेपी होती रही है। थोड़ा बहुत फ़र्क इसमें ज़रूर पाया गया है करने के तरीके में। देखिए हिजामा इतनी पुरानी थेरेपी है, इसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, और इतना स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव है कि अब वो सिलसिला जब से इंसान पैदा हुआ है तब से लेकर चला आ रहा है। और इंसान के साथ साथ इलाज के तरीक़ों में ये इलाज भी बहुत पॉपुलर रहा है, और बहुत कामयाब रहा है, बहुत कारगर रहा है। अब ये बीच में कुछ टाइम तक ये थेरेपी नहीं होती थी, उसके बहुत सारे रीज़न्स थे। क्योंकि ये जो थेरेपी है करने के लिए, चूँकि एक सर्जिकल प्रोसीजर है, एक इन्वेसिव ट्रीटमेंट है,
इन्वेसिव ट्रीटमेंट करने के लिए पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारी गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में जितने भी नॉर्म्स हैं सारी गवर्नमेंट्स के, वो इन्वेसिव थेरेपी के लिए है कि वो कोई भी चीज़ वहाँ इस्तेमाल होगी वो स्टरलाइज इस्तेमाल होगी। फॉर एग्जाम्पल हिजामा में, कपिंग थेरेपी में आपको कप का इस्तेमाल करना है तो वो स्टरलाइज होना चाहिए, 100% स्टरलाइज होना चाहिए। उस तो ये, या किसी सर्जिकल प्रोसीजर को आप कर रहे हैं तो उसके लिए ओटी होनी चाहिए, ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, वो जगह भी स्टरलाइज होनी चाहिए, जिस जगह आपको करना है बॉडी के जिस पार्ट पर करना है वो भी स्टरलाइज होना चाहिए। ये एक तरीका है उसको करने का। इसमें कहीं ना कहीं कमी रही बीच में और उसकी वजह से क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते थे और दूसरी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। लेकिन आज की डेट में जो अच्छा थेरेपी करने वाले लोग हैं, जो क्वालिफाइड लोग हैं, वो सही तरीके से थेरेपी को कर रहे हैं और लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ज़रूरी है कि कप या उससे मुतालिक चीज़ें, चाहे उसमें पंप हो, कप्स हों और दूसरी चीज़ें, सर्जिकल ब्लेड हो, गाउन हो, ग्लव्स हों, तमाम चीज़ें वो स्टरलाइज होनी चाहिए, वो जगह स्टरलाइज होनी चाहिए और पूरे स्टरलाइज एटमॉस्फेयर में ये ट्रीटमेंट होगा। चूंकि ये इन्वेसिव ट्रीटमेंट है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है और सिर्फ मैं नहीं कह रहा ये सर्जिकल प्रोसीजर है, बल्कि यूनानी के बड़े बड़े अतिब्बा कराम ने, जिसमें जहरावी सर फहरिस्त हैं, उन्होंने इसको माना है कि ये इलाज बिल यद में इसको रखा है, इलाज की तदबीर में नहीं रखा उन्होंने इसको। वजह उसकी क्या है? उसकी वजह यही है कि सर्जरी का एक छोटा सा पार्ट है, एक छोटी सर्जरी जरूर है लेकिन वो सर्जरी के जिम्मे में आता है। ये एक इसकी तारीख है, एक हिस्ट्री है। अगर इसको सही तरीके से, सही एटमॉस्फेयर में और वेल क्वालिफाइड लोगों से इसको करवाया जाए तो इसके नतीजे बड़े अच्छे आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आ रहे हैं। पिछले 10-12 साल से हम लोग इस प्रोफेशन में हैं और 10-12 साल से हम अलीगढ़ और दिल्ली के हमारे 2 सेंटर हैं, दोनों जगहों पर हम बड़ी कामयाबी के साथ इसको कर रहे हैं। ठीक है सर। तो जैसे कि आपने बताया सर दैट इट्स बिकमिंग पॉपुलर वर्ल्ड वाइड और बहुत सालों से चलता आ रहा है, एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड है ये। तो आप इसके कुछ बेनिफिट्स अगर बता पाएं हमारे व्यूअर्स को, और ये कब इस्तेमाल में लाना चाहिए ये भी बताइए। देखिए, एक तो ये कि कब इस्तेमाल में लाना चाहिए, बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। एक तो ये कि एक सर्टेन एज के बाद, हम अक्सर कहते हैं 16 साल, 17 साल, 18 साल के बाद इस ट्रीटमेंट को लोग ले सकते हैं और इसके ज़रूरी नहीं इसके लिए कोई बीमार हो कोई आदमी उसी को इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, इस ट्रीटमेंट को लेना चाहिए, बल्कि जो आदमी बीमार नहीं हो उसको भी इसको कराना चाहिए। उसको कहते हैं वेलबींग के लिए, फिट रहने के लिए, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हिजामा ज़रूर कराना चाहिए। उसके कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिस पर करने से पूरी बॉडी को फ़ायदा होगा, पूरे सिस्टम को फ़ायदा होगा, उसकी पूरी फिजियोलॉजी में उसका इफेक्ट आएगा, उसके पूरे नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट आएगा। लिहाजा वेलबींग के लिए इसको कोई भी करा सकता है और साल में 3 सिटिंग सफिशिएंट होती हैं एक अच्छी सेहत के लिए। और चूंकि आरबीसी की लाइफ साइकिल 120 दिन है, 120 डेज है, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम उसको साइंटिफिकली समझें तो 120 दिन का मतलब 4 महीने हो गया। तो 4 महीने को आप डिवाइड करें साल में, तो साल में 3 दफ़ा 2 दफ़ा जो आदमी वेलबींग के लिए करा रहा है उसके लिए काफ़ी है। अब रही बात ये कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके, ये तकरीबन हर बीमारी में इसको करा जा सकता है, किया जा सकता है, बशर्ते के जो हिजामा करने की कंडीशंस हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो उसके लिए प्री रिक्विजिट जो पेशेंट को चाहिए, अगर वो फुलफिल कर रहा है उसको, या उसकी सेहत उसको अलाउ कर रही है। चूँकि जैसे मैंने कहा ये इन्वेसिव प्रोसीजर है, हमें देखना पड़ेगा कि हमारा पेशेंट कोई ब्लड थिनर तो नहीं ले रहा है, खून पतला करने की वाली दवाई आप तो कट नहीं मार सकते हैं आप उसको। कोई एस्पिरिन ले रहा हो 150 मिलीग्राम, ये वारफेरिन ले रहा हो, इस तरह कोई दवा ले रहा है, ये उसको हीमोफीलिया है, तो वो तमाम चीज़ें देखना पड़ेगा कि उस पेशेंट को हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर वो उसकी कंडीशन इस तरह की है कि उसको किया जा सकता है तो ये थेरेपी उसको कर सकते हैं। अब रही बेनिफिट्स के बाद, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखिए, एक तो ये कि जो हमारा बॉडी है उसको मोटा मोटा समझने की ज़रूरत है, तो आप सारे बेनिफिट समझ जाएंगी कि हमारी जो जिस्म है, हमारा जो ब्लड है, उसमें जो आरबीसी है उसके डेड सेल्स होते हैं। आरबीसी 120 दिन के बाद डेथ कर जाता है और 120 दिन बाद जो उसके डेड सेल्स होते हैं, वो डेड सेल्स एक सिस्टम हमारी बॉडी का फिजियोलॉजी है, नॉर्मल फिजियोलॉजी के, वो एक्सक्रीट आउट होते रहते हैं। लेकिन कुछ सर्टेन एज के बाद ये डेड सेल एक्सक्रीट आउट नहीं होते हैं। उसी तरह से इमेच्योर सेल्स हैं, सेनाइल सेल्स हैं,
आरबीसी घोस्ट हैं, या और जो चीज़ें बॉडी में इंक्रीज कर रही हैं, जैसे यूरिक एसिड का डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, या जितनी भी चीज़ें, या टीएसएच का लेवल का बढ़ना, तो तमाम चीज़ें जो बॉडी में रिटेन कर रही हैं, जो बॉडी से एक्सीट आउट होना चाहिए, वो बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाती हैं, और उससे बॉडी में बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, जिसमें बीमारी पैदा होती है, और जो बैलेंस है बॉडी का वो बिगड़ता है। हिजामा से उस बैलेंस को नॉर्मलाइज कर सकता है, रिस्टोर कर सकता है, उसकी फिजियोलॉजी को नॉर्मलाइज कर सकता है, जो पैथोफिजियोलॉजी में चेंज हो रही है उसको वापस नॉर्मल फिजियोलॉजी से लाया जा सकता है। उसी तरह से मैंने आपसे कहा कि जब हिजामा का पहला कट दिया जाता है, पहला इंसिजन दिया जाता है, जो स्कैरिफिकेशन करते हैं, उस वक्त से जो बॉडी में चेंजेस आते हैं वो उसके नर्वस सिस्टम पे भी आते हैं, उसकी जो है फिजियोलॉजी पे भी आते हैं, और सेल टू सेल, हेड का सेल टो के सेल से कन्वर्सेशन कर रहा होता है उस दौरान, और बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें चूंकि ब्लड लेटिंग होता है, ब्लड निकाला जाता है, तो ब्लड लेटिंग के जरिए बहुत सारी जो खराब चीज़ें हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, जैसे मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई, वो सब एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं। या जब हम इंसिजन देते हैं तो एंजाइम का सिक्रेशन बढ़ता है, जैसे एडिनोसिन डीएमाइनेज है, एडीए, उस इफेक्ट आता है, उसी तरह से नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट आता है, तो सारे सिस्टम से उस पर इफेक्ट आता है, चाहे वो एंजाइम के थ्रू हो। यानी कि मेरा मतलब कहना है कि सिर्फ लेटिंग आउट ही नहीं कर रहे हैं हम, बॉडी को स्टिमुलेट भी कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं आप दूसरे सिक्रेशंस भी बढ़ा रहे हैं, ताकि बॉडी अपने आप को रिस्टोर करे, और जो बीमारी है वो उसका असर या उसका इफेक्ट कम हो, और बॉडी नॉर्मल फिजियोलॉजी वापस आए। अब ये किसी तरह के भी दर्द में करा सकते हैं, चाहे वो माइग्रेन हो, क्लासिकल हेडेक हो, चाहे वो एंजाइटी हो, या किसी तरह का पेन, लो बैक एक हो, या शोल्डर पेन हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रिमोटिक आर्थराइटिस हो, या जितनी और ऑटोइम्यून डिजीज हैं, उसमें लैकेन प्लेनस है, एक्जिमा है, सोरियासिस है, उन तमाम बीमारियों में करा सकते हैं। स्किन डिजीज मैटिकेरिया, क्रोनिक अर्टिका किसी को है, बहुत कमाल के इसमें रिजल्ट हैं। उसी तरह से शेटिका है, अर्कुनिसा का दर्द, मेरी एमडी उसी पर है, शेटिका पर, तो उसमें कर सकते हैं। और हम लोग इस फील्ड में चूँकि पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं, हम कोलेस्ट्रॉल पर काफ़ी काम कर चुके हैं, पेशेंट की बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट्स जमा की हैं हमने, मोर देन 60% से ज़्यादा पेशेंट हमने जमा किया है रिकॉर्ड उसका। उसी तरह से यूरिक एसिड के पेशेंट पर, हाइपर यूरिसेमिया में, ये गाउट में पेशेंट पर किया है, उसमें बड़ा रिकॉर्ड हमने जमा किया है। उसी तरह सोरियासिस पे किया है, उस तरह पर शेडिका पे किया है। इस तरह से अलग अलग रिसर्च का काम भी साथ साथ हम लोग करते रहते हैं, और वो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं बिफोर आफ्टर हिजामा का। तो इतना वाइड स्पेक्ट्रम है इसका बेनिफिट्स का, तो आप बड़े हैरान रह जाएंगे कि हम अगर आपको अपनी बाइट्स दिखाएं अपने पेशेंट्स की, मोर देन 300 पेशेंट के बाइट मेरे पास है, जिससे BRVO एक बीमारी होती है, ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन, आँख की रोशनी डिम हो जाती है, उसमें वेन में ओक्लूजन हो जाता है। ये वेन, आइज पे जो वेन्स आ रही है हमारी, उसमें ओक्लूजन हो गया एक पेशेंट को हमारे, अजय राज उनका नाम है, उन्होंने बाइट भेजा, कहा डॉक्टर साहब लोगों को बताइए, दिखाइए, उनका विजन खत्म हो गया, मोर देन 60-70%। पेन मुस्तकिल, उसका अनबियरेबल पेन होता था उसको। बहुत सारे ऑर्थो के डॉक्टर्स को दिखाया, ट्रीटमेंट दिया, इंजेक्शन दिए, बड़े इंजेक्शन बड़े महंगे आते हैं, 30-40 हज़ार रुपये का इंजेक्शन आता है, वो लगवाने के बाद उनको फ़ायदा पहुंचता था, आराम पहुंचता था, लेकिन फिर से रिकरेंस हो जाता था। उन्होंने हम लोगों को कॉन्टैक्ट किया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने हम लोगों का इंटरव्यू छापा था, शोभिता धर एक वहाँ पर कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया था, वो छापा था उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में। वहाँ से देखकर उन्होंने गूगल पर सर्च किया, उसके बाद दिल्ली अपॉइंटमेंट लिया हमसे, हमने उनका हिजामा किया सिलसिले में। इससे पहले हम लोगों ने इसको कभी नहीं किया था इस तरह का कोई पेशेंट। हमने पहले BRV को स्टडी किया, फिर उसके बाद हिजामा के किन पॉइंट को करना होगा उसको स्टडी किया, उसके बाद उनका हिजामा किया। एक सिंगल शॉट में उनकी रोशनी वापस आ गई, दर्द हमेशा के लिए चला गया। आज की डेट में वो गाड़ी चलाते हैं 2500 किलोमीटर तक, खुद ड्राइव करते हैं, वो कहते हैं मुझे कोई ब्लड नहीं होता, मेरी विज़न, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। उसी तरह से उनकी मदर का किया, उनको 118 kg की उनकी मदर थी, और कर्नाटक के रहने वाली फैमिली है ये, और उनके कमर में बहुत सीवियर पेन था, बेल्ट के बिना कभी नहीं रही। उनका कहना है कि 10 साल बाद हिजामा के कराने के बाद 10 साल तक मेरी माँ जो है दर्द को सहती रही, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, और हिजामा के बाद वो 10 साल बाद सोई थी पहली बार बिना दर्द के। आज के डेट में बिल्कुल वो ठीक हैं, चल रही हैं खुद से बिना बेड लगाए।
बताना मकसद ये कि बहुत ड्रामेटिक रिजल्ट्स हैं और हैरान रह जाते हैं हम खुद भी, कई बार इतने टाइम से काम कर रहे हैं 10-12 साल से, कि इतना बेनिफिट की अंदाजा हमने नहीं किया था या हमने सोचा नहीं था इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। अभी हमारे मैनकाइंड के हमारे उनकी नानी का किया मैंने, तो 95 ईयर्स की उनकी, और बिल्कुल चलने फिरने के नहीं चल सकती थी। मेरी क्लिनिक पर वो व्हील चेयर पर आई, लिफ्ट से उनको ऊपर लिया गया, फिर मैंने किया। हम सब सोचने लगे भी करें नहीं करें, 95 ईयर्स की हैं, क्योंकि किताबों में लिखा है कि 65 साल 70 साल से ऊपर नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने चूंकि तजुर्बा जब से कर हम 10 साल से इस फील्ड में हैं, तो हमने महसूस किया कि एवर और नेवर कुछ होता नहीं है मेडिकल साइंस में। इस इस जुमले को, इस सेंटेंस को अपने सामने रखकर, जब एवर नेवर कुछ होता नहीं है तो क्यों नहीं किया जाए, और इतना फेथ उनका इसके ऊपर है तो क्यों नहीं किया जाए। हमने किया। जब सिटिंग की हमने तो 15 दिन के अंदर उनका ऐसा जादुई रिजल्ट आया। 15 दिन बाद वो 1 महीने के लिए हमने उनसे कहा था कि महीने बाद आइए, अरे नहीं डॉक्टर साहब मेरे दूसरा कर दिए 15 दिन, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुद से अपने बाथरूम जा रही हूँ, सब कुछ अपनी चीज़ें जो जरूरियात हैं उसको पूरा कर रही हूँ। फिर हमने 1 महीने बाद फिर रिपीट किया उसको। देखिए जब पेशेंट रिटर्न होकर आता है, दोबारा से आता है, आप मान लीजिए कि फिर उसको कहीं ना कहीं उसको फायदे हो रहे हैं। तो किसी भी तरह का दर्द हो, किसी तरह की स्किन की प्रॉब्लम हो, ऑटो इम्यून डिजीज हो, और मैं तो ये कहता हूँ कि हर बीमारी में उसको किया जा सकता है, बशर्ते कि उसकी कंडीशन पेशेंट की ऐसी हो जिसमें उसको अलाउ करता हो कि उसको हिजामा किया जा सकता है। जी sir, so as we know, it's actually an ancient therapy, but only in the recent years has it been popularized. So what do you think is the reason of its popularity now? Why not before? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और बहुत ही आपने इसका मतलब पढ़ा है इसको ठीक से, तभी आप ये सवाल कर पा रही हैं। उसकी वजह देखिए ये है कि ये बहुत सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये बहुत ही लॉजिकल लोग, पढ़ने लिखने वाले लोग सोचते हैं ये बात कि पहले जब इतना पॉपुलर था और हर किताब में ये मेंशन है, हर जो मेडिसिन के लोग हैं उन्होंने सबने इस पर काम किया है, फिर बीच में कहाँ गायब हो गया था ये। तो मैंने जैसे भी आपको बीच में इशारा किया था कि अभी भी ऐसा हो रहा है ना कि ये सींग से होता, सींग ही कहलाता था ये, पचने लगवाना, सींग ही लगवाना। तो सींग जो है वो रिपीट करते थे लोग, धो लिया फिर लगा दिया। अभी भी आप जयपुर साइड से लोग, राजस्थान साइड से लोग देखेंगे कि वो आते हैं और वो तांबे के कप लिए होते हैं या सींग लिए होते हैं, तो वो धो के फिर से लगा देते हैं, तो क्रॉस इन्फेक्शन हो जाता था लोगों को। इसके अलावा जो चूंकि इस पर एसओपीज का कोई काम नहीं हुआ था, एसओपीज नहीं थी इसके ऊपर, तो उसकी वजह से क्या था कि जो कट ज़्यादा लग गए, या वो अनस्थायी जगह पर कर दिया, कहीं भी बिठा कर दिया, कहीं भी लिटा कर दिया, और ये सिलसिला फिर से शुरू हो गया। जितनी पॉपुलैरिटी इसकी बढ़ रही है उसमें उतनी क्वैकरी भी बढ़ रही है। हमें तो बहुत सारे लोग बुरा भला इसीलिए कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि भाई ये सर्जरी है, इसको सर्जरी की तरह लेना चाहिए, और इसके कुछ नॉर्म्स हैं, इसके कुछ एसओपीज हैं, उसका ख्याल रखना चाहिए। अगर उनको आप ख्याल करेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वजह है, कहीं कहीं इसके नुकसान देखने को मिल रहे हैं, कुछ गलत तरीके से लोग कर रहे हैं, और नॉन मेडिकोज भी इस पर पूरी तरह से आ गए हैं। लोग लिटा के कहीं भी कर देते हैं, बिठा के कहीं भी कर देते हैं, घर पे कर देते हैं, सब कुछ अनस्थायी चल रहा है। और ये मान लीजिए कि इतनी ज़बरदस्त क्वैकरी इसमें हो रही है कि गली मोहल्लों में लोग खोल के बैठ गए। इस पर हमारी सरकार को नोटिस लेना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को लेना चाहिए, यूनानी अतिब्बा को, यूनानी अकेडमिशियंस को इस पर इसका नोटिस लेना चाहिए, और इस पर कुछ ना कुछ पर रोक लगनी चाहिए। तो ये वजह थी जो आपने सवाल किया कि बीच में ये बिल्कुल गायब हो गया, और उसके नुकसान, चूँकि जैसे मैंने आपसे कहा उसके नुकसान भी हुए, और हिस्ट्री भी इसकी गवाह है, हिस्ट्री में भी नुकसान हुए। हिस्ट्री भी इसकी गवाह है कि जब जब गलत तरीके से किया गया, और आज कर दिया फिर कल कर दिया फिर डे आफ्टर टुमारो कर दिया, लगातार करते चले जा रहे हैं, या सेम पॉइंट्स में बार बार रिपीट कर रहे हैं, या गलत पॉइंट्स पे कर रहे हैं। ऐसा हिस्ट्री में भी हुआ है, अभी भी हो रहा है, पहले भी नुकसान होते रहे हैं, अभी भी नुकसान होंगे अगर गलत तरीके से किया जाएगा तो। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा इसमें ज़रूर देख लेना चाहिए कि जो आदमी है उस फील्ड में वो वेल क्वालिफाइड हो, वो उस पर काम हो, उसका कुछ तजुर्बा हो उसके ऊपर, तो वो जानता हो चीज़ों को ठीक से, तो ही कर पाएंगे और तो ही इसका बेनिफिट मिल पाएगा। सो सर, क्योंकि आपने अभी डिसएडवांटेज इसका मेंशन किया, अगर अच्छे से नहीं किया गया या सही तरीके से नहीं किया गया तो इसके बहुत डिसएडवांटेजेस हैं। तो सिवाय, अगर हम सिर्फ वो तरीका अलग रख दें कि अगर उन्होंने गलत तरीके से किया तो उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, अगर करवाएं और उसके बाद कुछ डिसएडवांटेज हो सकता है क्या?
अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से करवाएंगी, जैसे मैंने कहा जिसको तजुर्बा है, उसको जानता है पहले से, है ना, और उसको उसने पहले से चीज़ें सीख रखी हैं, ठीक तरह से सीख रखी हैं, और वो ओटी में कर रहे हैं, स्लाइस सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ों को अगर फॉलो कर रहे हैं। देखिए होता क्या है कि कोई अच्छी चीज़, एक बल्ब है वो शराब खाने में भी जल रहा है और पढ़ाई एक स्टडी रूम में भी जल रहा है। वैसे एक पिस्टल है, अपने डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसका, आप लूटपाट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ एक ही है। इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं आप, ये आपको देखना है कि आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, सही इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे ही जामा है अगर सही तरह से किया जाएगा तो इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। क्योंकि जब आप सही तरह से करेंगे तो उन पैरामीटर को फुलफिल करेंगे, पेशेंट की सारी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, पेशेंट को पूरा ऑब्जर्व करेंगे, वो सारे मेजरमेंट लेंगे। जब मेजरमेंट लेंगे तो उसके चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं, ऐसा मान के चलिए 100% नील हो जाते हैं, तो इसको कोई साइड इफेक्ट हो। Okay, sir. So, sir, you've worked extensively in this field, and we all can, even our viewers will understand by the way you're talking, the deep knowledge you have about this subject. So, and you worked for it against the current. So, who was your biggest support while you were doing that? देखिए बिगेस्ट सपोर्ट तो मैं कहूँगा कि मेरी वाइफ है डॉक्टर नुसरत अख्तर, उनका एक बड़ा सपोर्ट रहा है इस एतबार से कि हम लोग जब पहली बार 10 साल पहले इस फील्ड में आए थे तो हम में बहुत सारे क्वेरीज थी, बहुत सारे सवाल थे, तो उसको तलाश करने के लिए जब निकले तो हम लोगों ने फिर ये किया कि यूनानी का तकरीबन सारा लिटरेचर जमा किया अपने यहाँ। फिर इंडिया से बाहर, जैसे मैंने कहा, से मलेशिया, सऊदी अरबिया जाना रहा एज ए काउंसलर, जो IDB स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है इंडिया में, उसके काउंसलर के हैसियत से वहाँ जाना आना रहा, वहाँ सीखने का मौका मिला। इसके अलावा और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं बॉम्बे वगैरह में, यहाँ पे हमने उसको अटेंड किया। फिर अपने यहाँ बहुत एक्सटेंसिवली काम किया, इसके ऊपर थ्रू आउट पढ़ा भी और थ्रू आउट काम भी किया। 2 सेंटर हमारे पास है, दिल्ली में 4-5 साल से सेंटर चल रहा है, अलीगढ़ में चल रहा है, दिल्ली में हर कंट्री का आदमी हमारे सेंटर पर आता है, एम्बेसीज के लोग आते हैं, और इंडिया में भी जितने भी स्टेट्स हैं तकरीबन सारे स्टेट से हमारे यहाँ लोग आ चुके हैं इजामा कराने के लिए। इसके अलावा मेडिकोज आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, और उनकी फैमिलीज आती हैं। इस वाइड स्पेक्ट्रम में हम लोग इजामा कर रहे हैं और करते रहे हैं मुस्तकिल, लेकिन कभी भी हमने कभी इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कई बार होता क्या है कि अगर हमने 10 केस एक दिन में लगाए हैं तो उसमें 2 केस कई बार वापस करते हैं, या 10 अपॉइंटमेंट दे रहे हैं तो पहले हमने आए 2 लोग, नहीं हमें इजामा कराना है, हमने मना करा कि नहीं आप इजामा अभी नहीं करा सकते जब तक कि ये चीज़ें फुलफिल ना हो। अभी हमने शेडिक सिंड्रोम पर, शेडिका पर इजामा किया अभी 4-5 रोज पहले। जो प्रोफेसर साहिबा आई थी कराने के लिए, उनका प्लेटलेट काउंट हमको अलाउ नहीं कर रहा था कि हम उनका इजामा करें, उनको पता भी नहीं था। उन्होंने सबको अपॉइंटमेंट ले लिया, पैसा जमा कर दिया, जैसी इन्वेस्टिगेशन हमारे पास आई तो हमने कहा नहीं इजामा आपका नहीं हो सकता, आपको पहले इस पर काम करना होगा। पहले फिर उनके प्लेट पर हमने काम किया, फिर प्लेट रेज हुई उनकी, उसके बाद इनका इजामा किया। तो कई बार हमको नो बोलना पड़ता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको मेडिकल साइंस का एक उसूल ये है, डॉक्टर मिसबाउद्दीन साहब हैं हमारे यूनानी के हमारे टीचर, जिनको हम बहुत दिल से हम मानते हैं, वो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहते रहे हैं क्लास के दौरान कि देखिए मेडिकल साइंस सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आपको क्या करना है, मेडिकल साइंस इसका बड़ा नाम है कि आपको क्या नहीं करना है। उसी तरह से जिसे आपने कहा कि जहाँ तक सपोर्ट की बात है, जैसे मैंने कहा मेरी वाइफ का अपना बड़ा सपोर्ट, जाहिर बात है सेंटर चलाने, सेंटर मुमकिन नहीं था तो उनकी सपोर्ट नहीं होती। इसके अलावा इस रिसर्च के काम में उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हमको, और जिसे हमने हमारा शेडिक सिंड्रोम पर हमारा काम है, हमारी MD उसी पर है, उसमें बड़ा सपोर्ट है। जो SOPs ऑफ इजामा एक किताब और लिखी है हमने, उसमें बड़ा उनका रोल रहा है। इसी तरह तीसरी किताब हमारी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इजामा, उसको लिखने में उनका बड़ा रोल रहा है। उसी तरह मेरे उस्ताद, हमारे इस्ताद कराम, उन्होंने बड़ा हमको सपोर्ट किया है। और मैं यहाँ मेंशन करता चलूँ कि हमारा मानना ये है कि हमारे एक उस्ताद हैं प्रोफेसर मन्नान साहब, वो जुमला बोलते थे क्लास के अंदर कि कोई पैथी हो, चाहे वो एलोपैथी हो, यूनानी पैथी हो, होम्योपैथी हो, देयर इज नो पैथी बट द सिंपैथी इज द बेस्ट पैथी अमंग ऑल पैथीज। तो हमारा मानना ये है कि जितनी भी पैथीज हैं वो सब अपना अपना काम करती हैं, उनकी अपनी एक इमेज है, अपनी एक जगह है, उनका अपना एक रोल है। तो हमारे, मैं यहाँ ये बात जरूर कहूँगा कि हमारे यूनानी के लोगों ने जितना हमको सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली ने जितना हमको सपोर्ट किया, उसके साथ साथ हमारे एलोपैथी के लोगों ने उतना ही सपोर्ट उन्होंने भी किया।
एक बड़ा रोल उनका हमारी इस किताब को लिखने में, हमारी एमडी की थीसिस में, और जो कुछ भी काम आज यहाँ देखते हैं आप हमारे सेंटर्स पर रेजिमा में जो कुछ भी आज है वो हर सिस्टम मेडिसिन के लोगों का हाथ है। उसमें एलोपैथी के लोग भी हैं, चाहे डॉक्टर प्रोफेसर उबैद साहब हो, डॉक्टर उबैद साहब हो, मनाजिर अतर साहब हो, डॉक्टर निसार साहब हो, प्रोफेसर मुबारक हुसैन साहब हो, या मोहसिन रजा साहब हो, या प्रोफेसर मोहम्मद अहमद साहब हो। ये तमाम लोग एलोपैथी के हैं, लेकिन कहीं हमको एक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जो है वो कुछ अलग लोग हैं, क्योंकि एक साइंस है ये। उस साइंस के डेवलपमेंट में, उसकी एसओपीज में इन्होंने बड़ा रोल अदा किया। प्रोफेसर जियाउर रहमान साहब हैं फार्माकोलॉजी में, प्रोफेसर सैयद जिल्लुर रहमान साहब मेरे उस्ताद, तमाम लोग हैं जिनका हमारी लाइफ में और हमारे इस हिजामा में। उस तरह प्रोफेसर मोहसिन साहब हैं, उसी तरह से बदरुद्दोजा खान साहब हैं, उस तरह जो हमारे डॉक्टर फारूक साहब हैं फिजियोलॉजी में, तिब्बत कॉलेज में। इस तरह ये सारे लोग जो हमारे टीचर्स हैं, ये हमारे कुलीग्स हैं, उस सब ने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। वो सिर्फ मेरा अकेले का काम नहीं है, बल्कि टीम वर्क है जिसको हम लोगों ने मिलजुल के किया। सर, तो मेरा आखिरी और सबसे अहम सवाल ये है इस वक्त के हिसाब से, कैन हिजामा बी हेल्पफुल इन ट्रीटिंग कोविड-19, या कुछ तरीके, किसी भी तरीके से वो हेल्पफुल है? जिससे मैंने आपसे कहा कि ऑटो इम्यून डिजीज में इसका बड़ा रोल है, और कोरोना का ताल्लुक भी इम्यूनिटी से है। हिजामा अगर किया जाए और अगर इसको करते रहें तो आप देखेंगी कि उसका बड़ा रोल है इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। तो ऑब्वियसली कोविड-19 में इसका एक बड़ा रोल है। और जैसे मैंने आपसे भी कह रहा था, मैं डॉक्टर खालिद है हमारे असिस्टेंट ड्रग कंट्रोल दिल्ली में, बड़ा उन्होंने हमको बूस्ट किया है, हमको पुश किया है इस काम के लिए कि मैं इस पर काम करूं और इस पर किताबें लिखूं और इस पर जो है डॉक्यूमेंट करूं चीज़ों को। हमने सारे काम को डॉक्यूमेंटेड किया है। और हिजामा जो है कोविड-19 में बड़ा रोल अदा करेगा अगर इसको कोविड-19 के कॉन्टेक्स्ट में आप करें तो। जो कि जैसे मैं बताया कि इम्यूनिटी पर हमने बहुत सारा काम किया है, उसमें बड़ा रोल है हिजामा का। ठीक है सर, थैंक यू सो मच for having this conversation with us, for coming on board, and it was nothing less than an absolute pleasure to talk to you, for giving such insightful comments and details about this therapy. Thank you again. My pleasure. My pleasure. Thank you. Thank you. Thank you. Like, share and subscribe our channel and follow us for more updates on our social media handle.